children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with पूर्णिमा शर्मा. इस सीरीज में ये मैं सेकेंड वीडियो बना रही हूँ जो कि मनी एंड बैंकिंग पर है. वन शॉट है, वो पॉइंट्स इंक्लूड कर रही हूँ. अगेन आई एम टेलिंग कि जो सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया है, डोंट फॉरगेट दीज पॉइंट्स जिन पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इन वीडियोस को बाकी को देखना है, डेप्थ में जाना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे पूरी आपका चैप्टर पूरा मिलेगा. और अगर वन शॉट देखना है, केवल इसको इग्नोर नहीं करना, पहले इसको देखो, इसमें कुछ डाउट रह जाए तो उस प्लेलिस्ट में जाके पूरे चैप्टर की वीडियो में से उस पॉइंट को देखो. डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन लेस टाइम, राइट. और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आप सबके लिए कि शक करने वाले लोग, जो कुछ लोग शक करते हैं ना, तो वो लोग अगर उनसे बोला जाए कि आदमी उड़ सकता है तो वो क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. लेकिन अगर काम करने वालों से बोला जाए कि आदमी उड़ सकता है तो वो क्या आंसर देंगे कि कोशिश करते हैं, हो सकता है, कोशिश करेंगे. वो तुरंत ना नहीं बोलेंगे कि नहीं हो सकता, ठीक है. शक करने वाले बोलेंगे कि हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो अल्टीमेटली आखिरकार जो काम करने वाले लोग होते हैं बच्चों, जो काम में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, वो ऐसा होता है कि वो उड़ के आसमान में चले जाते हैं, ठीक है. और जो शक करने वाले लोग होते हैं कि होगा कि नहीं होगा, पढ़ेंगे अभी तो नंबर आएंगे या नहीं, और अभी भी इस समय पे भी जो बच्चे पढ़ने में जुट गए हैं वो तुरंत उड़ के ऊपर निकल जाएंगे. और शक करने वाले ऐसे बैठ के उनको देखते रह जाएंगे, ठीक है. तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे नीचे वाले ना हो, ऊपर वाले हो, जो ऊपर जाके उड़े, ठीक है. और हम शुरू करते हैं आज की यूनिट. ये है आपकी मनी एंड बैंकिंग. इसमें किन किन पॉइंट्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है. मनी में आपको पता है मीनिंग है, मीनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, आएगा तो लिख देना कि एनीथिंग विच परफॉर्म फोर मेजर फंक्शन. कौन से फोर मेजर फंक्शन है? फंक्शंस पे फोकस करना है आपको. फंक्शंस कौन से? टू प्राइमरी एंड टू सेकेंडरी, ठीक है. सेकेंडरी, प्राइमरी कौन से है? पहला तो जिसके लिए एक्सप्लोर किया गया था मनी को, कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और दूसरा था मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को हम मनी में इजीली मेजर कर सकते हैं. एक तो ये था एक एग्जाम्पल कि इसकी वैल्यू मैं मनी में मेजर कर सकती हूँ आराम से. क्या कि इसका पैसा जो मैंने मार्केट में दिया, इसका प्राइस, राइट. और प्राइस किस में एक्सप्रेस होता है? मनी में, राइट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. ये दो क्या है? प्राइमरी फंक्शन. और दो है इसके सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन में एक है स्टोर ऑफ वैल्यू. किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मॉनेटरी फॉर्म में, मनी फॉर्म में हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, राइट. हमने कमोडिटी को बेचा, उससे पैसा आया, मनी आई, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या हुआ? स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. ये क्या है बच्चों? फ्यूचर पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है फ्यूचर में पेमेंट. तो मनी जो है एक बेस है, स्टैंडर्ड है. क्यों? काहे का? फॉर मेकिंग द पेमेंट इन फ्यूचर. जैसे लोन एक्टिविटी आज बैंक ने दे दी और फ्यूचर में आप उसको वापस करेंगे, ठीक है. उसका बेस क्या है? मनी. क्यों है फ्यूचर में हम उसको पे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा मनी मॉनेटरी सिस्टम में फेथ है. क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू को आरबीआई मेंटेन करता है, स्टेबल रखता है. तो ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. ये इसका सेकेंडरी फंक्शन हुआ. तो टू प्राइमरी, टू सेकेंडरी. इसके बाद आप आ जाइए, इसमें आपको पढ़ना है मनी सप्लाई. बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए.
ठीक है। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई बेटे, इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते हैं। ये क्या है? मनी विच इज हेल्ड विद पब्लिक, हेल्ड बाय पब्लिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसके, हेल्ड बाय पब्लिक। और पब्लिक कौन है, इसको समझने वाली बात है। पब्लिक हियर मीन्स हु यूजर ऑफ मनी, यूजर ऑफ मनी, ठीक है। यूजर कौन है मनी के? हु डिमांड फॉर मनी। एक तो डिमांड जो करते हैं मनी की, एक मनी को सप्लाई करते हैं। दो सेक्टर्स हैं। सप्लायर कौन है? आरबीआई है, इशू करता है। कॉमर्शियल बैंक है, मनी क्रिएट करता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। और गवर्नमेंट है, 1 रुपी नोट और कॉइन्स आपका सप्लाई करती है। तो ये जो क्या है, मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में आते हैं क्या? आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। तो ये इस उनके पास जितना भी मनी है वो मनी सप्लाई में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या, हेल्ड बाय पब्लिक। और पब्लिक कौन है? हु डिमांड फॉर मनी, हु यूजेस मनी। और इसमें आता है बच्चों इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। कौन है इसमें? इंडिविजुअल एंड फर्म्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। उसके अलावा हेल्ड बाय द पब्लिक एंड मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये दूसरी टर्म क्या है? मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं वो क्या होता है? स्टॉक। और जो पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं वो होता है फ्लो। तो ये मनी सप्लाई क्या हुआ? स्टॉक वेरिएबल, राइट। इसके अलावा ये मनी में इतना आप पढ़ेंगे M1 के M1 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। M1, M2, M3, M4। M1 ही पढ़ेंगे। M1 में आपका आता है C। C क्या है? करेंसी। करेंसी में क्या है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। इसके अलावा आता है DD। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। और ये ध्यान रखो ये क्या है? नेट डिमांड डिपॉजिट है बेटा। ये नेट, नेट का मतलब है इंटर बैंक डिपॉजिट इज एक्सक्लूडेड हियर। सपोज पीएनबी का पैसा स्टेट बैंक में जमा है तो पीएनबी का जो डिपॉजिट है विद स्टेट बैंक दैट इज एक्सक्लूडेड हियर, क्योंकि मनी सप्लाई क्या, हेल्ड विद बाय द पब्लिक। और ये बैंक क्या, सप्लायर ऑफ मनी, इसलिए हम इसको नेट बेसिस पे लेते हैं। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट है आपका अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट किसके पास? विद आरबीआई। और यहाँ पे भी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में हम गवर्नमेंट का पैसा, कॉमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास? आरबीआई के पास जो रखा है वो एक्सक्लूड करेंगे। द रीजन इज सेम, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट 1 रुपए का नोट और कॉइन्स इशू करती है, कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन से मनी क्रिएट करते हैं। तो ये क्या, मनी सप्लायर हो गए। और हम यहाँ मनी सप्लाई में क्या ले रहे हैं? हु डिमांड फॉर मनी, हु यूजेस मनी। तो यहाँ पे अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास नहीं होता है। फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई होगा, फॉरेन बैंक्स का पैसा आरबीआई होगा, ये इस आरबीआई में होगा। अपनी कंट्री की गवर्नमेंट का पैसा, अपने कंट्री के कॉमर्शियल बैंक का पैसा इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मनी और बैंकिंग से है। अब आज ये एक फिएट मनी होता है। फिएट मनी आपको पता होना चाहिए क्या है? विच इज बैक्ड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से आपका है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम मना नहीं कर सकते, उसको लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब आज ये एक होता है हाई पावर्ड मनी।
हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? दैट इज सी एंड प्लस कैश रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स विथ कैश रिजर्व्स विथ बैंक। तो इसमें आपका मनी में होता है सी एंड डी डी। मनी में क्या है? सी एंड डी डी, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड करेंसी। करेंसी कॉमन है हाई पावर्ड में और मनी में, ठीक है। लेकिन यहाँ मनी में डिमांड डिपॉजिट है और हाई पावर्ड मनी में कैश रिजर्व्स है। ये हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी। ये हाई पावर्ड मनी क्यों? क्योंकि कैश रिजर्व्स जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, वो एक बेस है किसका? डिमांड डिपॉजिट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो है ये इन्फ्लुएंस करता है किसको? डिमांड डिपॉजिट्स को, ठीक है। तो ये डिसाइड कर रहा है डीडी कि बढ़ेगा डीडी या कम होगा। तो ये ज्यादा पावरफुल हुआ क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक विच इज द कंपोनेंट ऑफ मनी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई पावर्ड, क्योंकि इसमें जो कैश रिजर्व्स है वो डिमांड डिपॉजिट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पर आपका मनी के पढ़ेंगे। इसके अलावा जाइए बैंक्स में, मनी खत्म, ठीक है। अब आ जाइए बैंक्स में। बैंक्स क्या है? बैंकिंग में एक कॉमर्शियल बैंक है और एक आरबीआई है। कॉमर्शियल बैंक में सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? मनी क्रिएशन फंक्शन, मनी क्रिएशन फंक्शन, राइट। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर उसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में क्या पढ़ना है कि इट्स ए प्रोसेस, ठीक है, बाय विच द कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट द मनी विच इज फार एक्सेस देन द इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 है, फॉर्मूला है 1/LRR, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? मनी मल्टीप्लायर का, ठीक है। 1/LRR दैट इज मनी मल्टीप्लायर। अब LRR अगर 10% है तो कुछ बच्चे 1/10 लिखते हैं बच्चों। ये 10% है बेटा, तो इसको हम इंटू 100 जरूर करते हैं, ठीक है। 1/10 नहीं करना, 1/10 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंट है। अब ये कितना हुआ आपका? 10 टाइम्स हुआ। ये 100/10, 10 टाइम्स, ये टाइम्स होगा, यानी कि 10 गुना मनी क्रिएट होगी। किसकी? किसके थ्रू? कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, जब एलआरआर हमारा कितना होगा? 10% होगा, ठीक है। अब इसमें अगर इनिशियल डिपॉजिट तुम्हारा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और एलआरआर 10% है, ठीक है, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ? 10 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स है, तो टोटल मनी कितनी क्रिएट होगी? टोटल डिपॉजिट कितना बढ़ेगा आपका? 10,000। 1000 का कितना? 10 गुना, यानी कि 10,000, राइट। तो ये मनी मल्टीप्लायर होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। आपका इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। इनिशियल टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। तो इस तरह से करके फॉर्मूला आपका आप अपने आप उसको अप्लाई करके निकाल सकते हो। 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है इस कॉन्सेप्ट से बच्चों, ठीक है। इसके अलावा एक टेबल दी हुई है, प्रोसेस को समझाना है, उसको 2 एजम्पशन लिखने हैं कि ऑल द बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज 1 बैंक 1 यूनिट। दूसरा, all transactions, payment and receipts are routed through banks, no cash payment। 2 assumption लिखने हैं, मीनिंग लिखना है, 2 assumption लिखने हैं, प्रोसेस को थोड़ा लैंग्वेज में समझाना है, फिर टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल में बच्चों आप ये ध्यान रखो कितने कॉलम बनाने हैं मनी मल्टीप्लायर के, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें हमारे नंबर, हमारे बच्चों के नंबर कट जाते हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है, दुख होता है कि अरे ये तो सब आता था और ये नंबर कैसे कट गए, राइट। तो मैं आपको इसके कुछ कॉलम्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से कॉलम्स इसमें आप बनाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम बनाएंगे राउंड का, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाएंगे डिपॉजिट्स, तीसरा कॉलम बनाएंगे लोन, और फोर्थ कॉलम बनाएंगे कैश रिजर्व्स, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड है उसमें इनिशियल डिपॉजिट आ गया, ये इनिशियल डिपॉजिट हो गया, राइट। अगर LRR कैश रिजर्व के साथ लिखेंगे, LRR कितना परसेंट है, राइट। ये अगर सपोज 10% है तो इसका 10% कैश रिजर्व में जाएगा और बाकी लोन दिया जाएगा इनिशियल डिपॉजिट का। इसका 10% कितना हुआ, 1000 का 100, 900 का लोन दिया, ठीक है। अब ये लोन हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, उसके डिपॉजिट करेंगे, राइट। वो पेमेंट करेगा, कैसे बंदा ये पेमेंट करेगा किसी को, थ्रू चेक्स, और चेक्स विल कम बैक टू बैंक। तो ये फिर से हमारे बैंक में लौट के आ गया पैसा, और ये हमारा फिर डिपॉजिट बढ़ गया 9। तो ये इनिशियल डिपॉजिट है, लेकिन ये सेकेंडरी डिपॉजिट होंगे। ये सारे नीचे क्या है, ये सेकेंडरी डिपॉजिट होंगे। इसको भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्या है, इनिशियल डिपॉजिट है, जो पहली बार बैंक में पैसा है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। अब इसका एंड कैसे आप लिखेंगे, सम, क्योंकि ये तो नेवर एंड, ये कब है, ये कब एंड होता है, जब सम ऑफ कैश रिजर्व, ध्यान से सुनो, सम ऑफ कैश रिजर्व्स बिकम्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो यहाँ का तो ये, इसको तुरंत ही उठा के ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि कैश रिजर्व, सम ऑफ कैश रिजर्व्स शुड बी इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, ये हो गया, राइट। अब आ जाइए, टोटल डिपॉजिट कितना होगा। अभी आपको बताया था कि LRR 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 10% से 10 टाइम्स, और 10 गुना टोटल डिपॉजिट बढ़ेगा, तो 1000 इंटू 10, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, 10,000 हमारे टोटल डिपॉजिट्स बढ़े, ठीक है। टोटल डिपॉजिट 10,000 बढ़े, ये तुम्हारा 1000 है, तो तुम्हारा लोन कितने का दिया गया, 9,000 का, ठीक है। इस तरह से करके इसको हम एंड करते, हम इसके लास्ट की वैल्यूज लिख देते हैं। कभी कभी ना फिलअप करने के लिए आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो फिलअप कैसे करेंगे, यहाँ से उठा के सबसे पहले ये डाल देंगे, ठीक है। और ये पता है LRR से हम मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे, और मनी मल्टीप्लायर यानी कि इतने गुना पैसा बढ़ा अगेंस्ट द इनिशियल डिपॉजिट, तो मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, और जितना टोटल डिपॉजिट बढ़ा उसका इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा लोन अमाउंट। इतना डिपॉजिट बढ़ा, इतने का लोन दिया, और इतना कैश रिजर्व पे रखा। तो आपकी कोई सी भी वैल्यू मिस आउट करे तो आप निकाल सकते हैं उसको, उसकी वैल्यू को MCQ में, राइट। क्योंकि सारे आजकल बच्चों इकोनॉमिक्स में सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे प्यारे बच्चों, तो आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं हमेशा इकोनॉमिक्स में फोकस करती हूँ अपने बच्चों के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, ठीक है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए, जो कॉन्सेप्ट है तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप रटे, ठीक है, तो शायद एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते आधा रह जाएगा, और बाकी बच्चा कुछ क्वेश्चन देख के उठ जाएगा, और लिख के क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये आपका हो गया मनी मल्टीप्लायर, डेफिनेशन टू अजम्पशन, प्रोसेस इन वर्ड्स, और ये टेबल कहाँ प्रोसेस है, फॉर्मूला, ठीक है, और कहाँ ये एंड होता है, और इसके न्यूमेरिकल्स, ये आपका जो बताया टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, ये परसेंट में है, 5% है तो 1/5 इंटू 100 होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप, मनी मल्टीप्लायर और LRR की क्या रिलेशनशिप है, राइट। मनी मल्टीप्लायर और LRR की रिलेशनशिप के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर रही हूँ, और फिर आप उसको न्यूमेरिकली प्रूव करके आओगे, ठीक है। ये आपका
सपोज डिपॉजिट है टोटल, किसके पास? बैंक के पास, ठीक है। अब इसमें से 10% तुम्हारा LRR है, तो इसका हम ये कितना हुआ अप्रोक्सीमेटली, ये 10% हो गया, ठीक है। तो ये किस में जाएगा? कैश रिजर्व्स में जाएगा, और ये क्या होगा? लोन होगा, क्योंकि टोटल डिपॉजिट इज डिवाइडेड इनटू लोन अमाउंट एंड कैश रिजर्व्स, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब सपोज LRR बढ़ा बच्चों, डायग्राम के थ्रू देखो, LRR बढ़ा 10 से 20% हो गया, ठीक है। तो हमारा लोन अमाउंट कम हो गया, राइट। और जब ये 10 से 20% बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो, अब इसको न्यूमेरिकल समझो, 1/10 इंटू 100, तो ये हो गया 10 टाइम्स। अब इसको 1/20 लिख दो, बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका 5 टाइम्स हो गया। तो LRR बढ़ा, सॉरी LRR बढ़ा 10 to 20%, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कम हुआ 10 to 5। तो ये कैसी रिलेशनशिप हो गई? इसमें इनवर्स रिलेशनशिप, समझ में? तो ये ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो और दोनों को प्रूव, इसको डिफाइंड कर दो स्टेटमेंट को, और लिखोगे क्या? पहले द स्टेटमेंट इज डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज हियर द अगर पॉजिटिव है तो रेफ्यूट कर दो, और नेगेटिव है इनवर्स है तो डिफाइंड कर दो। उसके बाद उसको दो वैल्यूज लोगे LRR की और उसको प्रूव करके आओगे, ठीक है। तो ये आपका मनी मल्टीप्लायर आपको तैयार करना है। इसके बाद आ जाइए, दूसरा बैंक आपका कौन सा है सिलेबस में? वो है आपका सेंट्रल बैंक। क्या है बच्चों? सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक, RBI नहीं, सेंट्रल बैंक। RBI हम अपना इस बैंक का एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, लेकिन RBI नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में है सेंट्रल बैंक, राइट। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन 4 नंबर के आते हैं बच्चों। एक डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं, एज ए बैंकर टू बैंक, एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट, राइट। और आ जाता है कि ये जो मनी का बैंक ऑफ इशूज, 3 तो ये आपके फंक्शंस है में। बैंक ऑफ इशूज यानी कि सोल अथॉरिटी to issue the currency note. Only 1 rupee note and coins are issued by government. Rest of the currency are issued by RBI only, right? अब इसके कुछ आप केवल यही नहीं लिख के आना है 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स लिख के आओगे कि सोल अथॉरिटी होने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यूनिफॉर्मिटी आती है, एक ही बैंक सारे नोट इशू कर रहा है तो एक जैसे नोट सर्कुलेशन में होंगे। और क्या है, हम लोगों का फेथ बढ़ता है, ठीक है, कि एक ही बंदा इशू कर रहा है, और एक जो RBI है वही अकेला है, सोल अथॉरिटी है, तो मनी की वैल्यू को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू कम हो जाती है, डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मनी की वैल्यू को भी स्टेबल रखता है कौन? RBI बीइंग सोल अथॉरिटी, राइट। अगर मनी की वैल्यू स्टेबल होगी तो लोगों का फेथ उसमें बढ़ेगा। अगर मानो मनी की वैल्यू भी कमोडिटी की वैल्यू की तरह फ्लक्चुएट हो रही है सपोज, ठीक है, तो हमारा फेथ खत्म हो जाएगा, मनी को स्टोर नहीं करेंगे। हमें पता है आज हम 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और फ्यूचर में ये 50,000 भी रह सकता है, तो मनी को स्टोर नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि इसकी वैल्यू को कौन स्टेबल रखता है, मेंटेन रखता है? RBI बीइंग सोल अथॉरिटी। और उससे क्या होता है? पब्लिक का फेथ बढ़ जाता है। तो कुछ पॉइंट्स इसके जो एडवांटेजेस हैं बीइंग द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द करेंसी नोट, भी आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में इन पॉइंट्स लिखना होगा, ठीक है। आपको उसको
पॉइंट्स में आंसर, पहले आप एक उसमें लिख दीजिए, फिर उसके कुछ एडवांटेजेस पॉइंट्स में लिखेंगे। दूसरा है आपका दैट इज बैंकर टू बैंक। बैंकर टू बैंक, बैंक कौन सा है यहाँ पे? कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या क्या काम करता है आरबीआई? कॉमर्शियल बैंक के लिए सबसे पहले तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सारे कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास है, तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है? उसको लोन देता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, कि अगर कॉमर्शियल बैंक सब जगह फेल हो जाए, ये एक और फंक्शन है इसका, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इस पे भी 3 और 4 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो लेंडर ऑफ लास्ट को भी लिखोगे, रिसोर्ट मतलब कि जब कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कहीं और से, किसी और सोर्सेस से नहीं पूरा कर पाता है, फेल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बाय अदर सोर्सेज, देन अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक अप्रोच टू सेंट्रल बैंक, ठीक है, टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एंड आरबीआई यूज्ड टू गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और उसको फेल होने से बचा लेता है, राइट। तो ये आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, लोन देता है, राइट। पहले आपका क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, दूसरा आपका क्या करता है? लोन देता है। और यही काम कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है। कुछ बच्चे सिर्फ यही लिख के आ जाते हैं कि जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है, ऐसे सारे बैंक के लिए सेंट्रल बैंक है। ये करेक्ट है, लेकिन इतना लिखना इनफ नहीं होता है बच्चों। इसमें आपको इसके सारे फंक्शंस को पॉइंट्स में लिखना है। पहले आप लिखना है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, राइट। दूसरा आपको लिखना है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक, राइट। और कैसे लोन देता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 90 अबव पाने के लिए। बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो उसके कमर्शियल बैंक के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसको डिस्काउंट करके। और दूसरा हियर अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, हियर सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट की होती हैं उसके अगेंस्ट इसको डिस्काउंट करके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके शॉर्ट रन के लिए लोन देता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। 3 फंक्शन लिखने हैं, ठीक है, 3 नहीं, आपका पहला हो गया आपका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा हो गया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, राइट। नेक्स्ट हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एंड फोर्थ हो गया सुपरवाइजर, ठीक है। कभी कभी सुपरवाइजर के लिए भी पूछा जाता है। कैसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है कि जो बैंक्स के आपस के जो क्लेम्स होते हैं बच्चों, कि ए बैंक को बी बैंक को इतना देना है, बी बैंक को ए बैंक को इतना देना है, तो वो आपस में नहीं करते, वो सेटल होते हैं कहाँ पे? आरबीआई के पास, बाय यूजिंग देयर अकाउंट। जो बैलेंस होता है तो वो एक के अकाउंट से डेबिट करते हैं और दूसरे बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, कौन? आरबीआई। और इस फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसको अगर तुमने डीप में समझना है तो मेरी जो वीडियो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको जाके आप देख लीजिएगा, और उसको मैंने डिटेल में समझाया है क्लियरिंग हाउस फंक्शन को, राइट। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका सुपरविजन फंक्शन। सुपरविजन कैसे करता है ये तो लिखना पड़ेगा ना, केवल ये लिखने से काम नहीं चलता बच्चों के। इट सुपरवाइजेस द कमर्शियल बैंक। हाउ भी लिखना पड़ता है। क्यों, कैसे करता है कि पीरियोडिकली कमर्शियल बैंक उसको रिपोर्ट देता है, किसको? ये 10th में भी पढ़े थे, कमर्शियल सेंट्रल बैंक को, और उस रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है, वो उसकी फंक्शनिंग को चेक करता है कि वेदर दे आर फॉलोइंग द नॉर्म्स सेट बाय आरबीआई फॉर कमर्शियल बैंक और नॉट, ठीक है। और उसको कंट्रोलर भी है उसका। कंट्रोलर कैसे है कमर्शियल बैंक का, ठीक है। कमर्शियल बैंक का कंट्रोलर के लिए आपको 3-4 वर्ड आपको याद रखने हैं कि आरबीआई अगर कोई बैंक वीक जा रहा है तो उसको दूसरे बैंक में मर्ज कर सकता है, ये पावर आरबीआई के पास है। दूसरी पावर आरबीआई के पास है कि वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, तो
कंट्रोल में रहेगा कॉमर्शियल बैंक। तीसरा है ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन कौन देता है, आपका सेंट्रल बैंक, राइट। और तीसरा है लिक्विडिटी ऑफ एसेट कौन मेंटेन करता है, कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक का लीगल रिजर्व रेशियो डिसाइड करता है और लीगल रिजर्व रेशियो अफेक्ट करती है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स विद कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये क्या, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं कि इसके थ्रू सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर रहा है, राइट। इसके अलावा आपका ये हो गया, और हियर दिस इज वाइंडिंग अप, लास्ट इज वाइंडिंग अप। अगर कोई बैंक बिल्कुल नहीं अच्छे से काम कर पा रहा है तो उसको कहता है कि अब वाइंड अप कर लीजिए। तो ये सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, काहे के लिए, टू कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। और सुपरविजन कैसे करता है, थ्रू द रिपोर्ट सबमिटेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक पीरियोडिकली, उस रिपोर्ट के थ्रू सुपरवाइज। एक एक वर्ड को समझो और एक एक वर्ड को अलग अलग क्लैरिटी के साथ रखो, एज ए कंट्रोलर, एज ए सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन हो गए हमारे सेंट्रल बैंक के एज ए बैंकर टू बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सुपरवाइजर एंड कंट्रोलर। तब आपको मिलेंगे पूरे 4 मार्क्स, राइट। कभी कभी लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट 3 मार्क में आ जाता है, राइट। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन बताए आपको। अब इसके बाद है बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर टू बैंक एंड बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट ये भी आपका 3 और 4 मार्क में आता है बच्चों। अब इसको भी पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास हमारे डिपॉजिट होते हैं, हम अकाउंट खोलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का भी अपने अकाउंट किसके पास खोलता है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, और अपने डिपॉजिट वहाँ पे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, राइट। उसके अलावा दूसरा कि आरबीआई जैसे हमें कौन लोन देता है बच्चों, कॉमर्शियल बैंक, राइट। इसी तरह से गवर्नमेंट को लोन देता है सेंट्रल बैंक। कैसे देता है, शॉर्ट रन के लिए देता है, और सेम अगेंस्ट द अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो रखते हैं गवर्नमेंट, और उसके अगेंस्ट वो उसको लोन देता है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जो गवर्नमेंट के शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है, टेम्परेरी लोन देता है बाय सेलिंग द ट्रेजरी बिल्स हियर एंड टू द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट उसको ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल बैंक को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट वो लोन देता है शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्परेरी लोन्स, राइट। तो ये हो गए एज ए बैंकर, ठीक है। और गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिट्स और पेमेंट्स होती हैं बच्चों, तो एज एन एजेंट कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। जैसे हमारा एजेंट कौन है, हमारा कॉमर्शियल बैंक, हमारा कॉमर्शियल बैंक जिसमें हमारा अकाउंट है, आपकी फीस कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है आपके बिहाफ में, आपके अकाउंट से पैसा निकाल के स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो एज एन एजेंट वो आपका पैसा आपके स्कूल को पे कर रहा है, आपकी फीस। इसी तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसकी सारी रिसिप्ट एक्सेप्ट करता है और उसके सारे पेमेंट करता है, गवर्नमेंट के पेमेंट, राइट। तो makes payment for the government and carry out exchange remittance and other banking operation। सारी बैंकिंग ऑपरेशन जो गवर्नमेंट की है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। एज ए एजेंट, एज ए सुपरवाइजर, राइट, एज ए एजेंट उसके जो पब्लिक डेट है, उसके जो डेट अकाउंट है, लोन जो लेता है गवर्नमेंट, उनको भी मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है एज एन एजेंट, ठीक है। दूसरा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। तुम्हें पता है कि आरबीआई किसको कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आरबीआई को कर सकती है, राइट। तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, सेंट्रल बैंक है, किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ी करती है, इन्फ्लेशन है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, तो आरबीआई हैज़ दिस पावर, सेंट्रल बैंक हैज़ दिस पावर टू कंट्रोल गवर्नमेंट,
राइट, कि भाई अभी इस समय इन्फ्लेशन है, रेट हाई है, तो यू आर नॉट सपोज टू मेक दिस अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर विच विल इंक्रीज द सिचुएशन, विच विल मेक द सिचुएशन वर्स, राइट। तो ये फंक्शन किसके है, सेंट्रल बैंक के हैं, कैसे, बैंकर टू गवर्नमेंट। तो 3 फंक्शन बताएं, बैंक ऑफ इशूइंग द करेंसी नोट, सोल अथॉरिटी, दूसरा बताया बैंकर्स टू बैंक, इसमें 4 बताए पॉइंट्स। पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एंड फोर्थ आपका बताया है कौन सा, कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर। फिर इसके बाद गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट, इसमें भी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन्स, राइट, और एज एन डूइंग एक्सेप्टिंग रिसिट्स एंड डूइंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, राइट, और उसके जितने भी डेट अकाउंट है, पब्लिक डेट है, उसको मैनेज करता है एज एन एजेंट और उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपके 4-4-3-3 मार्क क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है। और लास्ट जो है वो है आपका मनी कंट्रोलर, ठीक है, उसको 5 मिनट और पढ़ाऊंगी, और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 2 यूनिट में है बच्चों, एक यहाँ पे भी है और एक आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी है। मनी कंट्रोलर, क्रेडिट कंट्रोलर, ठीक है, और क्रेडिट कंट्रोलर, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक क्या है, मनी क्रिएटर, और आरबीआई क्या है, मनी कंट्रोलर। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी कि बढ़ गया, कंट्रोल का मतलब कम नहीं होता, नियंत्रित करना, मतलब कि कम है तो ज्यादा और ज्यादा है तो कम, ये कंट्रोलर, राइट। अब कंट्रोलर कैसे करता है, इसके 2 इंस्ट्रूमेंट, एक थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, गवर्नमेंट बजट में 2 पॉलिसी का डिस्कशन हुआ है, राइट, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपका, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट बजट में नहीं, उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लास्ट चैप्टर है एक्सेस डिमांड का, डेफिसिट डिमांड का, उसमें 2 पॉलिसी हम पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड होती है बच्चों, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी है, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो यूज करता है। तो मनी मॉनेटरी पॉलिसी के 2 मेजर्स हैं आपके, कि मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है, ठीक है, ये मैं ब्रीफ में बताऊंगी, और इसको डिटेल में आप मेरी उसमें जाके देख लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसको 2 जगह पढ़ा रखा मैंने, राइट। तो क्रेडिट कंट्रोलर है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है बच्चों क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या इफेक्ट करता है, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई फॉर द नेशन एज ए होल, फॉर द नेशन एज ए होल, या तो मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है, बढ़ा देगा, या मनी सप्लाई को कम कर देगा एज ए होल। और इसमें हम पढ़ते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब इन तीनों को एक ही साथ में आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनो, बैंक रेट और रेपो रेट, ये दोनों में, दोनों कौन से रेट हुए, एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए जब लोन दिया जाता है, और रेपो रेट जब शॉर्ट रन के लिए, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन में बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा देंगे, अब इससे क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनो, उससे हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, ठीक है, लैंडिंग पावर नहीं इफेक्ट करता, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, क्योंकि बैंक रेट बढ़ा, कॉमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लोगों के लिए बढ़ गई, लोन महंगे हो गए, लोन की डिमांड कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन डाउन आ गई। डिफ्लेशन में बैंक रेट को कम कर देंगे, रेपो रेट को कम कर देंगे, तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लोन सस्ते हो गए, लोन सस्ते हो गए तो क्या हुआ,
कि लोन की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई तो लोन की डिमांड बढ़ गई, और लोन की डिमांड बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ गई और डिफ्लेशन कंट्रोल हो गई, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई इन देयर अकाउंट, ठीक है। ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट है कि उसके जितने भी सरप्लस फंड्स हैं, या फिर अगर वो बढ़ा देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा तो कॉमर्शियल बैंक विल प्रीफर टू डिपॉजिट देयर फंड्स विद आरबीआई रादर देन लेंडिंग मनी टू जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास उनके लोन सेफ नहीं होते, उनके फंड सेफ नहीं होते, क्योंकि आप वो रिटर्न करें ना करें कोई भरोसा नहीं होता है, राइट। आरबीआई के पास तो रिटर्न होगा, वहाँ सेफ्टी ऑफ फंड्स है, और उसने रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दिया। तो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने फंड्स को रादर लेंडिंग टू द पब्लिक दे प्रेफर टू डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई इन देयर अकाउंट, और जिस रेट पे करते हैं वो क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट। तो अगर इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा आरबीआई, तो बैंक्स पब्लिक को नहीं देंगे लोन, कि हाँ रखेंगे अपने फंड्स आरबीआई के पास, तो पब्लिक के पास लोन कम आए, मनी सप्लाई कम हो गई। डिफ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा आरबीआई, तो कॉमर्शियल बैंक अपने अकाउंट से आरबीआई के पास से अपने फंड्स निकालेंगे क्योंकि कम हो गया रिवर्स रेपो रेट, और जनरल पब्लिक को देना प्रीफर करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और उससे क्या होगी? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। एक तो ये एक LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो है, CRR a fraction of deposit which is capped by commercial bank with RBI in their account as minimum reserve, उसको बोलते हैं CRR, and a fraction of their deposit with commercial bank used to keep with themselves अपने पास in cash to meet the day to day payment to their customers depositors, उसको बोलते हैं बच्चों SLR, स्टार्टरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये दोनों इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, 20 की जगह 30% रखो, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट करेगा बच्चों? लेंडिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो ये कीवर्ड्स बता रही हूँ जिसपे नंबर मिलते हैं। बढ़ाने से LRR कमर्शियल बैंक की लेंडिंग पावर कम हो जाए, क्योंकि उसके पास कम फंड्स बचे टू लेंड मनी टू पीपल, क्योंकि मोर दे हैव टू इट हैज टू कीप एज रिजर्व, ठीक है। लैंडिंग पावर कम हो गई, कम लोन देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। डिफ्लेशन में LRR को कम कर देगा, उसके पास फंड्स ज़्यादा बढ़ेंगे, उसकी लैंडिंग पावर बढ़ गई, वो ज़्यादा लोन देगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये आपका क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ठीक है, ए टू जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक, ठीक है, उसको वो बेचता है। अब इन्फ्लेशन है तो आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को कम करने के लिए इन सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देगा। किसको? कमर्शियल बैंक को। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को सेल करेगा बच्चों, तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसने क्या इफेक्ट करा? लेंडिंग पावर, उसके पास कम फंड्स बच गया, क्योंकि उसने कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई से खरीदने में पैसे आरबीआई को दे दिए। तो आरबीआई ने क्या किया? सेल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसको? कमर्शियल बैंक। उससे क्या हुआ? उसकी लेंडिंग पावर कम हो गई, क्योंकि उसने उसको पेमेंट किया और उसके पास कम फंड्स बचे, लैंडिंग पावर कम हो गई। लैंडिंग पावर कम होने से कम लोन देगी, कम लोन देने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए, डिफ्लेशन होगी तो आरबीआई क्या करना शुरू कर देगा? परचेस करना शुरू कर देगा। मैंने सपोज मैं आरबीआई हूँ और आप लोग क्या है? कमर्शियल बैंक है, तो मैं आपसे सिक्योरिटीज परचेस करना शुरू करूँगी। परचेस करूँगी तो आई विल डू द पेमेंट टू यू, और जब मैं पेमेंट आपको करूँगी तो आपके पास फंड्स बढ़ जाएंगे। आपके पास फंड्स बढ़ गए बच्चों तो क्या होगा? आपकी लेंडिंग पावर बढ़ गई। लेंडिंग पावर बढ़ गई तो यू कैन गिव मोर लोन्स टू पब्लिक। When you can give more loans to public, money supply will increase, deflation will overcome,
ठीक है, ये आपका हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट किसका कंपोनेंट है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता, वॉल्यूम उतनी ही रहती है। ये किस क्या इफेक्ट करता है? डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो। क्रेडिट फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। क्या? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द बैंक टू बोरोवर एंड द वैल्यू ऑफ कोलेटरल। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अमाउंट ऑफ लोन, जो लोन कमर्शियल बैंक बोरोवर को दे रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ कोलेटरल सबमिटेड बाय बोरोवर टू कमर्शियल बैंक, इन दोनों की का डिफरेंस क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में बच्चों सपोज मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 से 30% कर दी, तो अब तुम्हें 1 लाख का लोन लेने के लिए तुम्हें 1,20,000 की सिक्योरिटी नहीं रखनी, 1,30,000 की सिक्योरिटी रखनी है। तो उसमें बहुत सारे बोरोवर वो लोन ले ही नहीं सकते, तो इसने किसको अफेक्ट किया? कीवर्ड अगेन, बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ बोरोवर। ठीक है, ध्यान से सुनो। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ने क्या किया था? बैंक रेट और रेपो रेट ने लोन महंगे और सस्ते किए थे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को इफेक्ट करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया था। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट ने लेंडिंग पावर को इफेक्ट किया था। CRR, LRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन ने लेंडिंग पावर को इफेक्ट किया। ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट ने किसको इफेक्ट किया? बोला, बताओ, बोरोइंग कैपेसिटी को। ठीक है, कि बोरोवर्स कैन नॉट आस्क द लोन इफ दे डोंट हैव द कोलेटरल ऑफ 1,30,000। बहुत सारे बोरोवर निकल जाएंगे जिनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है, और क्या होगा कि कम लोन डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ए स्पेसिफिक एरिया। जैसे कंजप्शन में बढ़ा दिया, प्रोडक्शन में नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो कंजप्शन में जब बढ़ा है तो कंजप्शन के लिए लोन की डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिनके पास 1,20,000 की कोलेटरल थी, है ना, और 1,30,000 की कोलेटरल नहीं है, तो वो लोग अब लोन नहीं ले सकते। तो उसने इफेक्ट किया बोरोइंग कैपेसिटी को। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे यूज किया? इन्फ्लेशन हुई तो कंजप्शन पर्पज से, जहाँ पे केवल मनी सप्लाई बढ़ती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, उस पर्पज के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। उससे बोरोइंग कैपेसिटी लोगों की आपकी कम हो जाएगी और लोन की डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द हियर मनी कंट्रोलर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। और शर्तिया, मैं शर्तिया बोल रही हूँ, नंबर आएंगे। अगर आप इस वीडियो को भी देख लें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सट्रैक्ट देख देंगे। एक्सट्रैक्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, वो बहुत कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। एक्सट्रैक्ट से कम, एक्सट्रैक्ट आपको बस एक सपोर्ट के लिए देता है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। कुछ उसमें एक्सट्रैक्ट में से रेफरेंस लो और अपने कॉन्सेप्ट इधर लिखो और आंसर बनाओ और लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है और जिंदगी के सफर को सुहाना बनाना है। फ्यूचर में जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये तुम्हें ही बने पड़ेगा बनाना। कैसे? पढ़ के। ठीक है, तो अभी पढ़ लो ताकि आने वाली जिंदगी का सफर आपका सुहाना हो, वही तो हम चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग।